और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीति के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और राजस्थान के राजनीति के बारे में गहराई से अपने सोच रखने वाले और निष्पक्ष होकर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले चंद्रराज सिंघवी जी। चंद्रराज सिंघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सिंघवी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे देश और प्रदेश में आज राजनीतिक जो हालात चल रहे हैं बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश का पिछड़ा और अग्रवर्ग वर्ग में जो लड़ाई चल रही है, उस जंग में सब कुछ जल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के एक धारा मात्र में थोड़ा परिवर्तन किया गया जी। राजनीतिज्ञों ने इस परिवर्तन को वर्ग भेद में बदलने की कोशिश की। केवल इतना ही निर्णय हुआ था कि पिछड़ा वर्ग आयोग के एक्ट के अंदर गिरफ्तारी का जो प्रोविज़न था, उसके अंदर एक बार गिरफ्तारी के बाद सुनवाई का प्रोविज़न था, उसको रिवर्स कर दिया गया। पहले सुनवाई और फिर गिरफ्तारी। सर्वोच्च न्यायालय का ये न्यायसंगत फैसला था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मीडिया ट्रायल के साथ में प्रोसिक्यूशन ट्रायल पहले हो जाएगी, केस बाद में सुना जाएगा, इसमें निर्दोष लोगों को सजा हो सकती है। इस मामूली परिवर्तन को राजनीतिज्ञों ने विश्व वृक्ष की तरह और विश्व बाण की तरह उपयोग करके वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी। जी बिल्कुल। सारी राजनीतिक पार्टियां इस पर समान रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि इनका सबका उद्देश्य किसी भी वर्ग या किसी भी जाति विशेष को लाभ और हानि पहुंचाना नहीं है, वोट की राजनीति है। इसलिए संपूर्ण जातियों ने इसमें भाग लिया, इसको वर्ग संघर्ष में बदला गया। सवर्ण और अलग वर्ग के बीच संघर्ष की भूमिका अपनाई गई। हालांकि लोग ये भूल गए कि जिस वर्ग को उन्होंने पिछड़ा वर्ग कहा, उसके अंदर राम, श्याम, कृष्ण और हनुमान और बाबा रामदेव की मूर्तियां अगड़े वर्ग से ज़्यादा है। इसलिए जिसने भी ये षड्यंत्र किया उसका असफल होना निश्चित है। आज ये देश किस लिए जाना जाता है? हम सब एक हैं। देश की राष्ट्रीय एकता को भी कुछ पार्टियां अपने दलगत स्वार्थ के लिए वर्ग में भेद कर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता को तोड़ने का प्रयास करती है। ऐसी पार्टियों को शर्मिंदगी का भी आभास नहीं होता है। सन 1952 में जब से गणतंत्र भारत बना, करीबन 60 साल तक तो ऐसा कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। बड़े से बड़े नेता आए पिछड़े वर्ग के, बाबू जगजीवन राम से लेकर के नीचे तक कभी संघर्ष नहीं हुआ। ये संघर्ष चुनाव की विभीषिका की पृष्ठभूमि में पिछले 10-15 वर्ष से उत्तर प्रदेश और बिहार में जघन्य रूप से पैदा हुआ। जब जाति संघर्ष और जाति वोट लोकतंत्र के निर्णायक बनते हैं तो ऐसे संघर्ष होते हैं। अब राजस्थान भी बहुत जल्द इसके चपेट में आता है। नहीं आएगा। राजस्थान में इसकी चपेट में आने का प्रश्न ही नहीं है। कुछ गलतफहमियों के कारण झगड़े हो भी जाएंगे तो वो मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगड़ों के मन में पिछड़ों के प्रति जो प्रेम और प्यार है वो कम नहीं है, और अगर नाराज़गी है तो नफरत की सीमा तक नहीं है। ऐसी घटनाएं तभी होती है जब डिफरेंसेस हेट्रेड की तरफ चले जाते हैं। ऐसा राजस्थान में होने की कोई संभावना नहीं है। पर ये जो जातिगत संघर्ष हमारे सामने हुआ पिछले दिनों, इसका जो प्रभाव पड़ा है दोनों वर्गों पर, आप देख सकते हैं किस तरह से सवर्ण ने भी अपना विरोध दर्ज किया था। इसका क्या कहना है कि आप ये जो प्रभाव अब पूरा राजनीतिक जो माहौल में बदल रहा है, उसका आगे जाके क्या परिणाम देगा? ये तो बहुत गलत हुआ जी। इसमें हिंसा शामिल हो गई। प्रदर्शनकारियों को ये सोचना चाहिए कि उनके प्रदर्शन के अधिकार में हिंसा शामिल नहीं है, जोड़ तोड़ शामिल नहीं है। उनके प्रदर्शन के अधिकार के अंदर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता तो है, पर लोकतंत्र लूटपाट की इजाज़त नहीं देता है, अग्निकांड की इजाज़त नहीं देता है, चाहे कोई भी वर्ग हो। अगर ये गलतियां है तो भारत की अस्मिता का क्या होगा? इसलिए आज एक बार जो कोई भी इसमें आगे अब विचार करेंगे घर में जाकर कि भाई हमने ये कर तो दिया पर इससे हमें लाभ क्या हुआ? कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस देश के अंदर कोई भी आदमी देश विभाजन की भूमिका में काम करता है तो देश का गद्दार है, चाहे किसी आदमी किसी व्यक्ति का हो।
चाहे वह किसी पार्टी का हो। सबसे ज़्यादा घृणित उत्पात जातिवाद के हुए उत्तर भारत के अंदर हुए हैं, दक्षिण में तो नहीं हुए। केरल में नहीं हुए, उड़ीसा में नहीं हुए, तमिलनाडु में नहीं हुए, कर्नाटक में नहीं, कहीं नहीं हुए हैं। केवल उत्तर भारत के 3-4 राज्यों में होते हैं, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने जातिवाद को पूरी गहराई से जन्म दिया और जाति घृणा के आधार पर वे चुनाव लड़ी और चुनाव जीती और चुनाव हारी। इसलिए इसकी जितनी भी शांतिपूर्ण ढंग से इन आंदोलनों को क्रिटिसाइज किया जाए वो देश के हित में रहेगा। एक बार हो गया है, उसके बाद में हिंडौन में जो हुआ, मैं कहता हूँ वह भी गलत हुआ, पर वो कोई एक विशेष घटना की आवरण में वो हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। केवल जाति विद्वेष नहीं था, कुछ आपराधिक तत्वों की आपराधिक गतिविधियों की प्रतिक्रिया स्वरूप वो था। इसलिए मेरा ये दृढ़ मान्यता है कि हमारा प्रदेश ऐसे गंदे जाति और वर्गीय संघर्ष से दूर रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिलिटेंट कम्युनिटीज़ हैं वो कोई भी इसके अंदर भाग नहीं लेती है। उनमें इतनी शक्ति और क्षमता है कि वो समझा सके। और हमारा जो निचला वर्ग है, जिससे दलित कहना पाप हो गया है, वो वर्ग भी ईश्वर भक्ति में बहुत आस्था रखता है। जब भी राम, श्याम, कृष्ण, हनुमान, बजरंग अथवा रामदेव का अपमान होता है तो सवर्णों से ज़्यादा ये वर्ग उसकी रक्षा करता है। उनकी अंतरात्मा में हिंदुत्व है, धर्म है। थोड़े बहुत टेम्परेरी कुछ लोगों का दिमागी इरादा बदल सकते हैं, मगर ये नंगे हो जाएंगे और इनके प्रभाव से पिछड़ा वर्ग कभी भी विद्रोह की स्थिति पर नहीं आएगा। जी बिल्कुल। मैं आशा करती हूँ कि आप ही की तरह हमारे जो दर्शक जो अभी देख रहे हैं एक निष्पक्ष राय बना सके राजनीति के बारे में। सिंघवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत जी को सेंट्रल में एक बड़ा पद दे दिया गया है। आपका क्या कहना है कि सचिन पायलट जी की जो मुख्यमंत्री कुर्सी है उस पर खतरा है, या फिर उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारी मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई हैं? ऐसा है, पहले तो ये मान्यता ही गलत है कि कांग्रेस का राज आ रहा है। ये प्रश्न तब पैदा हुआ जब कांग्रेस का राज आएगा। एज ए पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति निश्चित रूप से कमज़ोर है, पर उम्मीदवारों का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है। अब जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, इस अशोक गहलोत के नाम को मुद्दा बनाया जा रहा है पिछले कई वर्षों से। अगर ये मुद्दा ही इतना महत्वपूर्ण होता या ये नाम ही इतना महत्वपूर्ण होता तो 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। 2008 में 10 वोट से कांग्रेस की सरकार बनी और 2013 में तो हवा में उड़ गई। इसलिए अशोक गहलोत को ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी में डालना, उससे मुद्दा बनाना उसका एक काम है। कांग्रेस पार्टी में पदों पर स्थापित होने का कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल एक है कि गांधी परिवार के निकटतम कौन है। अब उसमें 2 खंड हो गए हैं, एक सोनिया गांधी के निकटतम लोगों की सूची है, एक राहुल गांधी के निकटतम लोगों की सूची है। ये गहलोत को आप क्रेडिट दीजिए कि राहुल गांधी जो देखना नहीं चाहते थे वो आज गहलोत की राय को कुछ हद तक मानने लगे। वो अच्छी राय भी देता है, गहलोत में भी कुछ गुण हैं। जहाँ तक सचिन का सवाल है, अभी सचिन मेरी नज़र में पूर्ण परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है। राजनीति सीखने में उनको समय लगेगा। हो सकता है एक दिन वो बहुत बड़े किसान नेता के रूप में राष्ट्र में उभरे या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, पर यह सवाल तो बड़ा एक इमेजिनरी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जब तुम्हारा बहुमत आएगा तो बनोगे। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों की स्थिति बहुमत के नीचे रहेगी। मैंने पिछली बार भी आपसे बात कही थी। मैं पिछले एक हफ्ते में से 5-6 बड़े बड़े लोग मिले हैं, वो एक ही लाइन बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, जिसको हम बोलते धूड़ बाड़ो। मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों पर धूड़ डालो, इन पर मिट्टी डालो। दोनों पार्टियों से राजस्थान की जनता का कभी कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, एक भी बड़ी योजना नहीं लगी। अब वसुंधरा जी कहते हैं बाढ़ में रिफाइनरी, तो ये 10 साल पहले भी आ सकती थी, अशोक गहलोत भी ला सकता था। कौन सा बड़ा काम हुआ है? तो ये कहना कि पार्टियां इन्हीं में से एक को जनता सरकार देगी, बिल्कुल गलत धारणा है। इस बार निश्चित रूप से अनिश्चित परिणाम आएंगे और मैं नहीं मानता कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में भाजपा को बहुमत मिल जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वसुंधरा की जगह और कोई आ जाएगा तो बहुमत मिल जाएगा। अगर वसुंधरा की जगह और कोई आया तो और कुछ सीटें घटेगी। और इधर वसुंधरा का जो संघ का विरोध है वो भाजपा के लिए मृत्यु का घंटा बजा रहा है। इसलिए बड़ी परेशानी में भारतीय जनता पार्टी है। अब कांग्रेस में सचिन और गहलोत की लड़ाई नहीं है कोई, इस लड़ाई को जन्म दिया जा रहा है।
सचिन के लोगों ने ही इस लड़ाई को ज़्यादा परिपक्व किया। तब गहलोत को दिल्ली जाने के बाद बार बार कहना पड़ता है मेरा राजस्थान, मेरा मन राजस्थान, मेरा तन राजस्थान, मेरा धन राजस्थान। इसकी कहने की जरूरत कहाँ है? हम भी जानते हैं कि राजस्थान है, हम भी जानते हैं कि हर राजस्थानी का दिल राजस्थान में रहता है। कलकत्ता में व्यापार करने वाला सेठ भी यही कहता है कि मैं व्यापार तो कलकत्ता में करता हूँ, मेरा मन राजस्थान में है। बिरला जी यही कहते रह गए कलकत्ता बैठ के कि मेरा मन पिलानी में है। जैन समाज भी यही कहता है, अग्रवाल समाज भी यही कहता है, मैत्री समाज भी यही कहता है, राजपूत भी यही कहता है, जाट भी यही कहता है। वो सेना पर लड़ने वाला सिपाही जो बॉर्डर पर लड़ता है वो भी कहता है कि मैं लड़ तो हिंदुस्तान के लिए रहा हूँ, मगर मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा संस्कार राजस्थान रहो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये लड़ाई बिल्कुल अवांछित लड़ाई है, क्योंकि अभी राजी नहीं है। एक कहावत है अलवर के अंदर, न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये ऐसी लड़ाई है। न तो कोई गहलोत के आने का चांस है, न कोई सचिन के आने का चांस है, न कोई वसुंधरा जी के आने का चांस है। पर्दे के पीछे जनता विकल्प ढूंढ रही है, बहुत तेजी से विकल्प ढूंढ रही है। आप पार्टी भी यहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आप मान लीजिए 5-10 सीट भी लाती है, बहुजन पार्टी 2-4 सीट लाती है, 5-10 सीट, निर्दलीय 20 सीट ले आते हैं। सब मिलाकर के 50 से 60 सीटें गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई आएगी। इससे इन दोनों पार्टियों की जो बपौती है वो टूट जाएगी, इनकी आधारशिला भंग हो जाएगी, हंग विधानसभा आएगी और बाहर वाले जिस पर मेहरबानी करेंगे वो सरकार में आएंगे। इसलिए मैं तो दोनों पार्टी के नेताओं से यही कहूँगा कि अपना दामन बचाने के लिए भाई हमारे जैसे निर्दलियों की आप अभी से चापलूसी शुरू कर लो। हमारा मन बिगड़ गया तो तुम सत्ता से जाओगे, और हमको राजी कर लिया, हो सकता है हमारी मेहरबानी से तुम सत्ता में चले आओ। हमें छोड़ के तुम सत्ता में आना चाहते हो, इस बात को भूल जाओ। कोई संभावना ही नहीं है, किसी पार्टी की संभावना नहीं है। जी बिल्कुल, राजनीति एक बहुत ही पेचीदा खेल है जिन्हें इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। सिंघवी जी, मैं आपसे बात करूंगी किसानों की। जैसा कि आप सब ने देखा, हम सब ने देखा, सीकर और हाड़ौती के किसान लगातार अपने केस दर्ज करा रहे हैं, सरकार विरोधी हो रहे हैं। हाल ही में एक किसान का किस्सा सुना हुआ होगा आपने, उन्होंने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या भी की। क्या हो रहा है? किसान की कोई भी नहीं सुन रहा है। आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा ये कहना है, ये तो सरकार अब आई है जी। सन 52 से लेकर के 2003 तो केवल किसान सरकार थी जी। जब जाटों के वरिष्ठ नेता नाथुराम मिर्जा, बलराम जाखड़, परसराम अदेना, सारे किसान नेता राज में रहे, तब भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी। अब ये जो वसुंधरा का शासन है, इसकी पहली रुचि किसानों में नहीं है जो होनी चाहिए। किसान अन्नदाता है। जी बिल्कुल। पर मैं आपसे एक बात कहूँ, इसको आज नहीं मानते हैं किसान नेता, पर धीरे धीरे गाँव में किसानों की प्रतिशत घटती जा रही है। किसानों का पलायन शहरों में होता जा रहा है। हर किसान चाहता है कि मेरे परिवार का एक आदमी मिलिट्री में चला जाए, पुलिस पर चला जाए, नौकरी कर दे। खेत के प्रति किसान का आकर्षण घटता जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रधान किसान अब भावुकता प्रधान किसान नहीं रहा है। जो पहले वो मातृभूमि और अन्नदाता का रोल था, अब वो आधा व्यापारी बन चुका है। लेकिन किसानों की मांग वाजिब है। जी बिल्कुल। आत्महत्या करना सरकार के लिए शर्मनाक बात है। पर इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह कि किसानों के नेता सर्वोच्च स्तर पर जाकर के अपनी बात को ढंग से क्यों नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वसुंधरा जी बताएं कि उनकी पार्टी में कौन सा किसान नेता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस बताए कौन सा किसान नेता है। डॉक्टर हरि सिंह, सुभाष मैरिया, पीपी सिंह, ऐसे ऐसे किसान नेता हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बटे हुए हैं। चलती है क्या उनकी? किसान नेताओं का भी उतना ही अवमूल्यन हुआ है जितना क्षत्रिय नेताओं का इस राज्य में हुआ है, और व्यवसायियों का तो सर्वनाश सदा ही हुआ है। कोई झगड़ा हो दुकान जलेगी, कोई प्रदर्शन हो दुकान जलेगी, कोई मोर्चा हो दुकान टूटेगी, दुकान का फर्नीचर टूटेगा, दुकानदारों की पिटाई होगी, दुकान बंद हो गए, बाजार बंद हो गए। ये तीनों लोग भयंकर तम दुखी है। ऐसा कानून ही नहीं है कि अगर दंगे और पीड़ितों में दुकान टूटती है उसका इंश्योरेंस भारत सरकार करे, ले ले प्रीमियम। कोई भी आग लगती तो कौन जली? वो 4 दुकानें जल गई, क्या हुआ? 6 कारों को शीशे फोड़ दिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है तो किसानों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वही तत्व जो सरकार चलाते हैं, उनको चाहिए कि किसान, सैनिक और व्यवसायी वर्ग को पूर्ण संतुष्टि दे, और बाकी वर्गों का ध्यान रखने के लिए तो लोग चिल्ला रहे हैं, पार्टियां हैं।
ये तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में अनाथ वर्ग है, व्यवसायी वर्ग तो बिल्कुल ही अनाथ है। इसका तो कोई कुछ दरी दोरी नहीं है, यानी कोई मालिकी नहीं है। ये एक हो जाए तो 50 सीट हराते जिताते हैं। ये दुकानदार अध्यक्ष किशोर पारिक से आप मिलिए, मैं आपको राय देता हूँ, तब आप पूछता वो क्या कहते हैं। जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है बाजारों के खिलाफ में, आज पहली बार हिंडौन में बाजार एक हुआ है। अगर सारा बाजार एक हो जाए तो 50 सीटों पर जीतते हैं और 50 सीटों पर हराते हैं। मगर और जातियां एक हो गई, व्यवसायी एक नहीं होते हैं। पहली बार व्यवसायों के मन में जाति से उठ पर अपने व्यवसाय के प्रति एकता का भाव पैदा हुआ है। इसके लिए राजस्थान दुकानदार महासंघ का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये भाव बढ़े। अब दुकानदार दुकानदार है, वो माली हो, चाहे सैनी हो, चाहे दर्जी हो, चाहे सुतार हो, चाहे ओसवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे मैत्री हो, कोई जाति का हो। जिस दिन व्यवसायी अपनी जाति से ऊपर उठकर व्यवसाय में बन जाएगा तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। जी बिल्कुल। सिंघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को एक निष्पक्ष राय दी, जिससे वो भी फैसला कर सके कि आने वाले उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।